ओके। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ने के लिए हम लोग एकदम रेडी हैं। लोथर मेयर का कर्व हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग जानते हैं कि लोथर मेयर ने जो बात बोली थी वो बहुत ही कमाल की थी और लोथर मेयर को हम हमेशा बहुत इज्जत से याद रखेंगे क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जीवन में आवर्तिता की बात की थी। अरे कैसे भूल जाए उस आदमी को जिसने हमें पीरियोडिसिटी का मतलब बताया। कैसे भूल जाए उस आदमी को जिसने हमको ये बताया कि परमाणु भार का और तत्वों के गुणधर्मों में रिपीटेशन का एक कनेक्शन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, हम लोग उनको तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी। जैसे ही मेंडलीव भाई साहब की आवर्त सारणी खत्म हो जाएगी तत्पश्चात आधुनिक आवर्त सारणी की तरफ हम लोग अपना कदम रख देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास। सभी को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हिचएवर यू फील कनेक्टेड विद। लेट्स गेट स्टार्टेड। ध्यान दीजिए, मजे लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आज आप पढ़ोगे। वर्गीकरण की आवश्यकता मैंने आपको बता दिया था, हार्कुलस नियम पढ़ा दिया था, लोथर मेयर का कर्व आप लोग देख लो फटाफट से। आप लोगों की मेरे पास कमेंट आते हैं, पता है मैं आप लोगों से बहुत खुश हूं। पहली बात तो क्यों खुश हूं, क्योंकि आप लोग क्लास में एकदम एक्टिव हो चुके हो। आप लोग कमेंट करते हो, कमेंट कर करके बहुत अच्छे से पढ़ाई की बातें लिखते हो। आपसे जितनी भी शिकायतें थी वो सब धीरे धीरे दूर हो रही हैं और आप सभी लोगों को इस बात की खुशी होनी चाहिए कि आप लोगों में जो कमी थी वो आपने सुधार ली है। अब इसको बनाए रखना और ऐसे ही मेहनत करते रहना, ठीक है। सर जी कॉल कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है बेटा, आज सुबह से कॉल उठाए जा रहे हैं, अभी आप ट्राई कर लो, हो जाएगी आपकी बात, कोई दिक्कत नहीं है। चलो शुरू करते हैं। लोथर मेयर ने तत्वों के परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य एक ग्राफ खींचा। बिल्कुल सही बात। इस नियम के अनुसार उन्होंने तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणुविक आयतनों के आवर्ती फलन होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि आयतन बढ़ता है फिर कम होता है, फिर बढ़ता है फिर कम होता है, फिर बढ़ता है फिर कम होता है, बढ़ता है, बढ़ने के बाद कम होगा पर फिर से वापस बढ़ेगा जरूर। इसी को बोलते हैं आवर्ती फलन। कि संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे सब आएंगे पर फिर से संडे जरूर आएगा। ग्राफ में समान गुणधर्म वाले तत्वों ने समान स्थिति प्राप्त की। जैसे मैंने आपको बताया था कि टॉप के ऊपर आपको जो मिलता है वो सारे के सारे एक जैसे गुणधर्म के होते हैं, बॉटम पे जो आपको मिलते हैं वो सारे के सारे एक जैसे गुणधर्म के होते हैं, ऊपर चढ़ते समय जो आपको मिलते हैं वो सारे के सारे एक जैसे गुणधर्म के होते हैं, नीचे उतरते समय जो आपको मिलते हैं वो सारे के सारे भी एक ही गुणधर्म के होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। प्रबल विद्युत धनी तत्वों ने शिखर पर स्थान प्राप्त किया, कुछ तत्वों ने अवरोही भाग पर स्थान प्राप्त किया, कुछ ने आरोही भाग पर किया, ठीक है। हेलोजन ने वहां पे किया। संक्रमण तत्वों को न्यूनतम स्थान मिला। आपने देखा था लास्ट में कौन थे, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये सब जो है नीचे थे, ये कहलाते हैं संक्रमण तत्व। क्यों, इनके बारे में आप समय आने में पढ़ोगे कि इनको संक्रमण तत्वों के नाम से क्यों जाना जाता है। अब आते हैं हम लोग मेंडलीव के आवर्त नियम के ऊपर, जो आज की क्लास का एकदम सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है। बिना मेंडलीव के सारणी को पढ़े हम आधुनिक आवर्त सारणी की तरफ नहीं बढ़ सकते, इसलिए मेंडलीव भाई साहब की सारणी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए बेटा, अब आप एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ो, फटाफट खटाखट शुरू करें। मेंडलीव वैज्ञानिक जो थे उन्होंने 1869 में तत्वों के रासायनिक गुणों को उनके परमाणु भार से संबंध किया और उन्होंने एक नियम दिया जिसे हम लोग मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये इतनी जबरदस्त बात थी, इसको नोट करें, यही इनका नियम है और इसी नियम के आधार पर इन्होंने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी कि तत्वों के गुण चाहे वो भौतिक हो या रासायनिक, उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब यह है जैसे जैसे आप आगे दिन बढ़ाओगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर से क्या आ जाएगा, संडे। तो जैसे जैसे आगे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे संडे बार बार क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मंडे बार बार क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। जैसे जैसे आगे दिन बढ़ेंगे ट्यूसडे बार बार क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। जैसे जैसे आगे दिन बढ़ेंगे वेडनेसडे बार बार क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। वैसे ही जैसे जैसे आप तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करोगे
वैसे वैसे एक जैसे गुणधर्म वाले तत्व रिपीट होते जाएंगे। आपको लिथियम से मैच करता हुआ सोडियम थोड़ी देर बाद मिल जाएगा, सोडियम से मैच करता हुआ पोटेशियम आपको थोड़े टाइम बाद मिल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे आप परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों को देखते जाओगे, वैसे वैसे तत्वों के गुणधर्म में रिपीटेशन, तत्वों के गुणधर्म में आवर्तिता आपको दिखाई देगी। मतलब जैसे मैं बोलूं संडे का बार बार रिपीट होना दिनों का आवर्ती फलन है, उसी प्रकार तत्वों के भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब जैसे जैसे आप परमाणु भार के बढ़ते क्रम में आगे बढ़ते जाओगे, आपको सेम सेम तत्व बार 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 रिपीट होते हुए दिखाई देंगे। बोलो जय माता दी। आ गया समझ में? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भाव, सुनो इसको मोटी मोटी बात सुनो, यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के गुणों में क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। मतलब वहां पर गुण जो है वो क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। गुणों के अंदर रिपीटेशन देखने को मिलता है। गुणों के अंदर आपको ऐसा लगता है बार 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 सेम गुण जो है वो रिपीट हो रहा है। अब इसके बाद इनकी सारणी को जब तक आप नहीं देखोगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो मैं इनकी सारणी आपके नजरों के सामने लेकर के आता हूं। अभी तक मेल नहीं आया? आ गया, डाउनलोड कर लेते हैं। ये है मेंडलीव भाई साहब की आवर्त सारणी। आराम से इस पे गौर फरमाएं। इस आवर्त सारणी को आप बहुत प्यार दें, क्योंकि जितना प्यार आवर्त सारणी को आप देंगे उतना ही प्यार आवर्त सारणी आपको देगी। अरे सर मैं तो बहुत प्यार दे रहा हूँ, सामने वाली भाभी नहीं दे रही। उसका भाव खाने के चक्कर में तुम अपनी जिंदगी के भाव खराब मत कर लेना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है प्यारे बच्चों कि इन्होंने जो आवर्त सारणी बनाई थी, उस आवर्त सारणी में इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया था। पहली बात तो ध्यान रखना, यहां पे मैं एक एक करके मोटी मोटी बातें लिखता जा रहा हूं। परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने व्यवस्थित किया था। अब मुझे नहीं पता आपको यहां से कितना क्लियर दिख रहा है। मैं अब यहां पे मेरी स्क्रीन रहती है नीचे, मैं चेक कर पा रहा हूं कि ठीक ठाक दिखाई दे रहा है और आप लोगों को भी सही दिख रहा होगा। सर क्या सारी क्लासेस यूट्यूब पर मिलती हैं? नहीं, सारी क्लास यूट्यूब पर नहीं मिलती हैं। एक्सक्लूसिव क्लासेस केवल एप्लीकेशन पे होती है, उसी के लिए बैच है, और बैच ज्वाइन करने के लिए नीचे नंबर है, एप्लीकेशन है, वहां पे जाके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आप देखो जैसे जैसे आप इस सारणी में आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे परमाणु द्रव्यमान बढ़ता जाता है। मतलब ये सारणी जब बनाई गई तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम के अंदर बनाई गई। चेक कर लो आप, 1 6 9 10 12 14 15 18, तो उसने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रमों में व्यवस्थित किया। अब मैं जरा आपको समझाने की कोशिश करूं कि मेंडलीव भाई साहब ने सारणी कैसे बनाई। उन्होंने एक दिमाग में एक बात रखी कि मैं परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को अरेंज करूंगा। ताश के पत्ते लिए उन्होंने, ताश के पत्ते है ना, वो पत्ते पत्ते खेलते हैं ना, वो पत्ते लिए और ताश के पत्ते के ऊपर उन्होंने लिथियम के बारे में जानकारी लिख करके दीवार पे चिपका दिया। थोड़े टाइम बाद उनको सोडियम मिला, उन्होंने सोडियम को देखा, उनको पता चला सोडियम का जो द्रव्यमान है वो लिथियम के द्रव्यमान से ज्यादा है। उन्होंने सोडियम की जानकारी ताश के पत्ते पे लिखी और उसको लिथियम के नीचे चिपका दिया। फिर उनको बाद में मिला पोटेशियम, उन्होंने देखा यार तेरी प्रॉपर्टी भी तो मिलती है सोडियम से, चल तू भी यहीं पे आ जा। तो ऐसे वो क्या करते गए, धीरे धीरे अपने बोर्ड पर चिपकाते हुए चले गए और लास्ट में उनको ये पूरी सारणी मिलकर के तैयार हुई, जहां पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने लिथियम को, सोडियम को, पोटेशियम को, इन रुबिडियम को, सीजियम को, इन सबको एक ही साथ में रखा और उन्होंने कहा कि जो एक साथ हैं ऐसे वर्टिकल, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर श्रेणी। ऊर्ध्वाधर, गंदी बात, कलर चेंज करो सर, दिख नहीं रहा है। ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर बोले तो बेटा जी अब ये बोर्ड नाटक करेगा। ऊर्ध्वाधर बोले तो वर्टिकल,
कर लो बेटा, नाटक कर लो, प्लस करके वापस आते हैं। वर्टिकल, ये जो वर्टिकल आप देख रहे हो इसको उन्होंने नाम दिया ग्रुप का, वर्ग का नाम दिया ग्रुप का। तो इस हिसाब से चेक करें तो कितने ग्रुप है वर्टिकल, क्षैतिज श्रेणी देखो आप, ये क्षैतिज नहीं, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर श्रेणी देखो, इसको उन्होंने कहा ग्रुप। तो कितने ग्रुप हो गए, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, क्या हो गया भाई, चल ही नहीं रहा है बोर्ड, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, पांचवा ग्रुप, छठा ग्रुप, सातवां ग्रुप, आठवां ग्रुप। तो कितने वर्ग थे मेंडलीव की आवर्त सारणी में, अगर आपसे कोई पूछे तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 वर्ग थे। पहली बात, इनकी आवर्त सारणी में 8 वर्ग थे। दूसरी बात, इनसे कोई पूछे कि इनकी आवर्त सारणी में आवर्त कितने थे, क्षैतिज पंक्तियां, क्षैतिज पंक्तियां, जैसे क्षैतिज बोले तो ये ऐसे, ये क्षैतिज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल। तो इनकी आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्तियां थी उनको इन्होंने नाम दिया था आवर्त का, पीरियड का नाम दिया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कितने पीरियड्स होते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी में, कितने पीरियड्स है, तो आप चेक करें क्षैतिज पंक्तियां कितनी है। पंक्ति नंबर 1 पहला पीरियड, पहला आवर्त, पंक्ति नंबर 2 दूसरा आवर्त, पंक्ति नंबर 3 क्षैतिज में तीसरा आवर्त, पंक्ति नंबर 4 उसमें 2 सीरीज थी 1 2, पांचवा आवर्त उसके अंदर 2 सीरीज थी 1 2, छठा आवर्त उसके अंदर 1 सीरीज 2 सीरीज थी 1 2। तो इस प्रकार से कितने आवर्त हो गए, 6 आवर्त हो गए। मोटी मोटी बात बेटा इतनी है कि जो वर्टिकल है ऐसे, उसको बोलते हैं हम लोग वर्ग, और जो ऐसे है क्षैतिज उसको हम बोलते हैं आवर्त। यही सबसे मोटी बात है। चलिए वेरी गुड, एक और बात समझो, यहां पर एक वर्ग के अंदर 2 ग्रुप होते हैं, देख लो आप, ए और बी। वर्ग के अंदर 2 ग्रुप होते हैं ए और बी, वर्ग के अंदर 2 ग्रुप होते हैं ए और बी, वर्ग के अंदर 2 ग्रुप होते हैं ए और बी, वर्ग के अंदर 2 ग्रुप होते हैं ए और बी, वर्ग के अंदर 2 ग्रुप होते हैं ए और बी, इसके अंदर 2 ग्रुप है ए और बी। यहाँ उन्होंने नाम नहीं लिखा, पर एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे इन्होंने 3 सेक्शन बना दिए थे अलग अलग। अब इन्होंने एक बहुत जबरदस्त बात बोली, इन्होंने ये कहा कि मैंने अपनी पीरियोडिक टेबल को इस प्रकार से बनाया है कि जो सारे तत्व एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, एक ही वर्ग में आ रहे हैं, एक ही ऊर्ध्वाधर पंक्ति में आ रहे हैं, उन सभी में कॉमन चीज रहेगी कि उन सभी की संयोजकता सेम होगी। अब सुनकर के इतना अच्छा लगता है, जितने भी ग्रुप 1 के मेंबर हैं उन सभी की जो संयोजकता है वो 1 है। ग्रुप 2 के जितने भी मेंबर हैं उन सबकी संयोजकता 2 है। ग्रुप 3 के जितने भी मेंबर हैं उन सबकी संयोजकता 3 है। ग्रुप 4 के जितने भी मेंबर हैं उन सबकी संयोजकता 4 है। ग्रुप 5 के जितने भी मेंबर हैं उनकी संयोजकता है 8 में से 5 गए 3। ग्रुप 6 के जितने भी मेंबर हैं उन सबकी संयोजकता है आपके 8 में से 6 गए 2। इस ग्रुप में जितने भी हैं उनकी संयोजकता है 8 में से 7 गया 1। इनकी बात अलग है। तो इन्होंने कहा कि एक वर्ग में जितने भी लोग आ रहे हैं, लिखो कमेंट सेक्शन में बेटा जी, आज तारीफ कर दी इसका मतलब ये नहीं कि लिखना भूल जाओगे, बहुत अच्छे लिखो कि ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर हैं उन सबकी संयोजकता कितनी है, बराबर है। अब आप इसका प्रूफ तो दो सर, ऐसे प्रूफ नहीं दोगे तो हम मानेंगे थोड़ी आपकी बात। देखो हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, इसलिए जब हाइड्रोजन अपने जैसे दूसरे बंदे के सामने आता है तो वैलेंसी 1 होने के कारण H2 बनाता है, सही बात है। लिथियम, जब लिथियम की वैलेंसी 1 है तभी वो जब वो हाइड्रोजन के सामने आता है तो LiH बनाता है। ऐसे ही कहां पे बताऊं, यहां पे बताता हूं, ऐसे लिथियम की वैलेंसी 1 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं, LiH बनाते हैं। याद रखना क्या बनाता है, LiH। सोडियम की वैलेंसी भी 1 है, हाइड्रोजन की भी 1 होती है, तभी क्या बन रहा है, NaH। मजा आया, LiH ध्यान रखो तुम तो बस, LiH NaH सेम लग रहा है,
वेरी गुड। उसके बाद पोटेशियम को देखते हैं। पोटेशियम की वैलेंसी भी कितनी है? पोटेशियम की वैलेंसी भी 1 है, हाइड्रोजन की भी 1 होती है। KH सेम सेम, आइला मजा आ गया जीवन का। उसके बाद आरबी, आरबी की वैलेंसी भी 1 होती है, तो आरबी की वैलेंसी 1 है, हाइड्रोजन की भी 1 होती है। इस हिसाब से क्या बन रहा है? RBH। कहने का मतलब पता है क्या है? ये सभी लोग जब हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहे हैं तो LiH, NaH, KH, RBH, अगर इन सभी को मैं नॉर्मल फॉर्मेट में R बोल दूं तो ये इस फॉर्मेट में कंबाइन हो रहे हैं RH। इसलिए आप ध्यान से देखिए, यहां पे लिखा हुआ है RH। एक साथ इतना कुछ बता दिया सर, हमारे तो होश ही उड़ गए। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे इस ग्रुप में सभी मेंबर जब हाइड्रोजन से कंबाइन होंगे तो उनका फॉर्मूला क्या होगा? R/H होगा। अच्छा, समझ में आया? हमारे सब समझ में आ गया सर। पर हम लोग इतने ज्यादा आलसी हैं कि हम रिवीजन नहीं करते हैं। कल आप पूछोगे तो हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। हमारे आगे मैदान है और पीछे सपाट है, क्या करें। अब इन सब की वैलेंसी कितनी है? 1 है। और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। जैसे हाइड्रोजन आपने रखा, ऑक्सीजन रखा, हाइड्रोजन की 1 है, ऑक्सीजन की 2 होती है। फॉर्मूला क्या बनेगा? H2O। तो यहां पे आप ध्यान रखें, हाइड्रोजन ने जब वाटर के साथ कंबाइन किया तो फॉर्मूला क्या बनाया? H2O। अब चेक करते हैं, लिथियम जब वाटर के साथ जुड़ेगा, सॉरी, लिथियम जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा? वो देखो, देखो रे देखो, लिथियम की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की 2 ऑलरेडी होती है। यहाँ फॉर्मूला क्या बन रहा है? Li2O। आइला सेम सेम, H2O Li2O, मजा ही आ गया। उसके बाद सोडियम को देखते हैं। अगर आप सोडियम को देखो तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? सोडियम की वैलेंसी, अरे भाई, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। आई से गया, Na2 हो गया। मजा ही आ गया सर, जादू, जादू होने लाए। यहाँ पे देखो पोटेशियम, पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1, ऑक्सीजन की 2। यहाँ पे भी क्या बन रहा है? K2। इस जादू को मैं क्या नाम दूं? इस जादू को मेंडलीव की आवर्त सारणी का नाम दिया गया। कहने का मतलब बस ये था बेटा, मोटी मोटी बात बोलूं तो मैं। और आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सबके सब जब ऑक्सीजन से जुड़ेंगे तो इनका फॉर्मूला क्या होगा? R2O होगा सभी का। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब जब हाइड्रोजन के साथ में जुड़ करके हाइड्राइड बना रहे हैं। सर इतने बढ़िया बढ़िया टर्म्स बोलते हो, आपकी दिल ही आ जाता है। हाइड्राइड, हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहे हैं ना, हाइड्राइड बन रहा है। तो जब ये सभी ग्रुप 1 के मेंबर, वर्ग 1 के मेंबर जब सभी हाइड्रोजन से जुड़ते हैं तो हाइड्राइड बनाते हैं, और उन सभी हाइड्राइड का फॉर्मूला होता है RH। ऐसे ही जब ऑक्सीजन से जुड़ करके ऑक्साइड बनाते हैं, इसी प्रकार जब ये ऑक्सीजन से जुड़ करके ऑक्साइड बनाते हैं तो इनका फॉर्मूला भी पूरे वर्ग का सबका सेम होता है R2O। ऐसे हर वर्ग का अपना एक फॉर्मूला है। और सबसे खास बात पता है क्या है? किसी को भी चेक करवाऊंगा आपको, जैसे RH3, N, N को चेक करवा लेता हूं। मैंने क्या कहा था? इस ग्रुप की वैलेंसी का पता कैसे लगाएंगे? वर्ग 5 में आता है, 8 में से 5 गए, वैलेंसी कितनी हो गई? 3। मतलब नाइट्रोजन की वैलेंसी है 3, हाइड्रोजन की होती है 1, 10 है, कितना निकल गया? NH3। यहाँ क्या लिखा हुआ है? RH3। इसका मतलब N जब S से कंबाइन होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा? NH3। और एक्चुअल में भी फॉर्मूला क्या बनता है? NH3। इसका मतलब जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये समझ में आया कि सभी वर्ग में जितने भी मेंबर आ रहे हैं, सभी वर्ग के अंदर जितने भी मेंबर आ रहे हैं, सभी वर्ग में जितने मेंबर आ रहे हैं, उन सबके रासायनिक गुणधर्म, उन सब के रासायनिक गुणधर्म एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। उन सब के रासायनिक गुणधर्म एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है सर, हमको सब समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में आपको मोटी मोटी बातें सारी समझ में आ गई होंगी। अब मैं यहाँ पर जो चीज नोट करने के लिए है आप लोगों की वो लिख देता हूं। वैलेंसी, इसको बोलते हैं संयोजकता। इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, 5 आती है, तो 8 में से 5 माइनस गए 3, 8 में से 6 गए 2, 8 में से 7 गए 1। इस प्रकार से इनकी वैलेंसी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियों के बारे में। जिसको बोलते हैं मेरिट्स ऑफ
मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। समझे? मजा आ रहा है सब बच्चों को? गुड। सबसे पहली बात जो तुम्हारी हमें अच्छी लगी मेंडलीव, सबसे अच्छी बात जो तुम्हारी हमें लगी वो ये थी कि उस समय 63 एलिमेंट ज्ञात थे। कितने? 63 एलिमेंट ज्ञात थे। और मेंडलीव तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारी आवर्त सारणी में ये सारे के सारे 63 फिट बैठते। मतलब आपको मैंने कहा था ना, अगर आपके घर में 100 बर्तन पड़े हुए हैं और अगर आपका उन बर्तनों को बांट करके सजाने का तरीका ऐसा है कि 100 के 100 बर्तन सज गए, तो आपका वर्गीकरण एकदम परफेक्ट है। आपके पास 100 किताबें हैं और उन 100 किताबों को आपको बुक शेल्फ में जमाना है। आपने ऐसा जमाया, जमाने का ऐसा पैटर्न बनाया कि सारी किताबें आ गई, तो हम क्या बोलेंगे? अरे बाप, वेरी गुड, तुम्हारा पैटर्न तो बहुत अच्छा है। तो मेंडलीव की सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि उस समय 63 तत्व ज्ञात थे और इन भाई साहब ने 63 के 63 तत्वों को चेप दिया अपनी सारणी में। मजा ही आ गया। उपलब्धि है भाई। सेकंड पॉइंट उन्होंने ये कहा कि तत्वों का जो गुणधर्म है, वो तत्वों का जो गुणधर्म है वो उनकी परमाणु भार पर निर्भर करता है। मतलब परमाणु भार के बढ़ते क्रम में अगर तत्वों को आप रखते जाओगे तो गुणधर्म जो है वो रिपीट होते जाएंगे। ठीक है भाई, अच्छी बात है। इसने कुछ ऐसा किया ना जिसने सही में दिल काट के रख दिया। हमारा दिल काट के हम इसके लिए रख देंगे, इसके बाद जो सुनने को मिल रहा है। मैंने तुमको कहा तुम्हारे पास 100 किताबें हैं, मैंने कहा तुम्हारे पास 100 किताबें हैं, वो 100 किताबें तुम्हारे को बुक शेल्फ में जमानी है। तुमने एक वर्गीकरण की स्टाइल बनाई और 100 किताबें जमा करके हमें बोल दिया सर मैंने जमा दी। हमने कहा वेरी गुड, मजा ही आ गया। पर आपने कहा रुको रुको, मेरी बात सुनो, मैंने वहां पे एक खाली जगह और छोड़ रखी है कि अगर भविष्य में आप कोई किताब लेकर के आओ तो उस खाली जगह में रख देना। हमने कहा भाई तुम तो देवता हो यार, चरण कहां है तुम्हारे? उसी प्रकार से मेंडलीव ने क्या किया, न केवल जितने भी तत्व उस समय उपस्थित थे उन सभी तत्वों को आवर्त सारणी में जमा दिया, बल्कि जो तत्व नहीं खोजे गए थे, जिन तत्वों का उस समय तक पता नहीं था, उनके लिए खाली जगह भी छोड़ दी। अरे दिल गदगद हो गया मेंडलीव के लिए। आज तक हर एक साइंस वाले बच्चे का दिल धड़कता है इसी बात पे कि उसकी आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छूटे हुए हैं। भैया रिक्त स्थान छूटे हुए हैं, देखो ना आप, देखो ना, एल्यूमिनियम के नीचे भाई साहब ने रिक्त स्थान छोड़ रखा है, खाली जगह छोड़ रखी है कि भविष्य में कभी भी कोई तत्व मिले तो यहां पे डाल देना। सिलिकॉन के नीचे उन्होंने यहां पे खाली जगह छोड़ रखी है कि भविष्य में कोई भी तत्व मिले तो यहां पर डाल देना। हमने कहा भाई मजा आ गया मेंडलीव भाई साहब। मेंडलीव ने तो हमारा दिल और जीत लिया। उसने कहा रुको रुको, सब्र करो, जो यहां पे तत्व मिलेगा उस तत्व का नाम भी रख रहा हूं, जो तत्व भविष्य में मिलेगा उस तत्व का द्रव्यमान भी तुमको बता रहा हूं। इस समय पर जो तत्व मिलेगा वो तत्व किस प्रकार का ऑक्साइड या किस प्रकार का हाइड्राइड बनाएगा उसका फॉर्मूला भी मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कहा यार भविष्यवाणी, साला ज्योतिष भी निकला ये तो। मतलब इस बंदे ने खाली जगह छोड़ करके दिल जीता और जो बंदा आने वाला है भविष्य में जिसकी खोज होगी उसका नाम, उसका परमाणु द्रव्यमान का प्रिडिक्शन कर दिया इसने कि भविष्य में, वही वाली बात, भविष्य के अंदर एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा जब तुमको एल्यूमिनियम के नीचे एक तत्व की प्राप्ति होगी बच्चा, उस तत्व का द्रव्यमान इतना होगा बच्चा। और बच्चा बाद में देखा यही तत्व मिल गया बच्चे को। मेंडलीव तो गया बट इज्जत दिल में रह गई लौंडे के लिए, काम ही ऐसा करके गया था भाई। तो कहने का मतलब यह है कि हम मेंडलीव भाई साहब की इतनी इज्जत क्यों करते हैं? हम मेंडलीव भाई साहब की इतनी इज्जत इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में पहली बात तो खाली जगह छोड़ी ताकि बाद में कोई तत्व मिले तो हम उसको रख सके। दूसरी बात, उन महान वैज्ञानिक ने यह भी कर दिया कि जो मिलने वाला है उसकी खोज भी करके रख दी। हमने कहा सर शत शत नमन आपको, मजा ही आ गया, जबरदस्त बात। तो भविष्यवाणी इन्होंने तत्वों की थी और वो भविष्यवाणी एकदम सही थी। इन्होंने कहा एल्यूमिनियम के नीचे एक समय पर तुम्हें एक तत्व की प्राप्ति होगी,
उस तत्व का नाम एका एल्यूमिनियम रख रहा हूं, उस तत्व का इतना इतना द्रव्यमान होगा, उस तत्व का इतना इतना फॉर्मूला होगा। हमने कहा सर जी आपको बहुत ही बहुत नमन, और हमें सच में ऐसा एक तत्व मिल गया गैलियम। और जो वो भाई साहब कह के गए थे ना, वही एग्जैक्टली आसपास हमें गैलियम के गुणधर्म प्राप्त हुए। उन्होंने कहा सिलिकॉन के नीचे तुम्हें एक तत्व की प्राप्ति होगी, उस तत्व का नाम एका सिलिकॉन होगा, और उस तत्व के ये गुणधर्म होंगे। हमने कहा गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हो, भविष्य में हमें जर्मेनियम की प्राप्ति हुई। क्या बात है यार, मजा आ गया। तो ये भाई साहब पॉइंट था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। बहुत हुई तारीफ, अब हम करेंगे बुराई। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां आपको गिना दी हैं, अब मेंडलीव की आवर्त सारणी की हम देखेंगे कमियां। बहुत हुई तारीफ, अब होगी थोड़ी बुराई, डीमेरिट्स। सबसे पहला डीमेरिट, जो लोगों के गुणधर्म मिलते ही नहीं है एक दूसरे से। मधुकर बोले प्रिडिक्शन कैसे किया, ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। उन लोगों ने काफी रिसर्च करके दिमाग लगाया था कि एक ट्रेंड को स्टडी किया था कि इतने लेवल पर जाने पर इतना चेंज आ रहा है द्रव्यमान में, तो आने वाले समय में हमें इस द्रव्यमान का तत्व मिल सकता है। ट्रेंड्स को एनालाइज कर करके उन्होंने वो प्रिडिक्शन किया। ठीक है, जैसे होता नहीं, मैं आपको कहूं 1 2 3 4 5, अब बताओ क्या आएगा। 1 2 3 4 5, अब बताओ क्या आएगा। आप बोलोगे ना सर 6 आएगा। अब मैं ये थोड़ी कह रहा हूं आपने भविष्यवाणी कर दी, मैं तो ये कह रहा हूं कि आपने दिमाग लगा लिया 1 2 3 4 5 के बाद में 6 ही आएगा। इसी प्रकार उन्होंने दिमाग लगाया। आगे बढ़े, कमियां, जिन तत्वों के गुणधर्म एक दूसरे से मिलते ही नहीं है, इन भाई साहब ने उनको भी साथ में रख दिया। एग्जाम्पल देता हूं, आइए से एग्जाम्पल देंगे, प्रूफ के साथ में बेइज्जती करेंगे। सोडियम पोटेशियम रुबिडियम के साथ में इन्होंने रख दिया, पता है किसको, कॉपर और सिल्वर को। अरे भाई ये कौन सी बात हुई, ये कौन सी बात हुई। मेंडलीव भाई साहब किया तो तुमने बहुत अच्छा काम, बट हम तुमसे नाराज हैं। सोडियम पोटेशियम रुबिडियम का कॉपर और सिल्वर से कोई कनेक्शन ही नहीं है, दोनों के गुणधर्म बिल्कुल अलग अलग हैं। और आपने ये क्या कर दिया, आपने सोडियम पोटेशियम रुबिडियम के साथ में ये कितना बड़ा पाप कर दिया, कॉपर और सिल्वर को रख दिया। इनके गुणधर्म मिलते ही नहीं है उनसे, जिनके साथ में आपने रखा उनके साथ इनके गुणधर्म मिलते ही नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि जिनके गुणधर्म नहीं मिल रहे हैं उनको इन्होंने साथ में रख करके बहुत बड़ी गलती की, और इसी रीजन से हम कहते हैं कि इनके मॉडल में कमी थी, इनकी टेबल के अंदर कमी थी। जिन लोगों का गुणधर्म नहीं मिलता उनको आपने साथ रख दिया, ये तो हम बर्दाश्त कर लेंगे मेंडलीव, परंतु जिन लोगों के गुणधर्म मिलते हैं आपने उनको भी अलग अलग रख दिया। कितना गंदा काम किया आपने। प्लेटिनम और गोल्ड को आपने अलग अलग क्यों रखा, ढूंढो कहां है प्लेटिनम। प्लेटिनम 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 कहां हो तुम, प्लेटिनम प्लेटिनम गोल्ड, गोल्ड और प्लेटिनम ढूंढो फटाफट। ये रहा गोल्ड, गोल्ड यहां, प्लेटिनम तुम कहां, तुम कहां, तुम कहां, प्लेटिनम कहां है भाई। प्लेटिनम 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 प्लेटिनम, मिल क्यों नहीं रहा यार। बाद में खोज हुई थी क्या इसकी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वैसे बहुत बार चेंज भी किया गया था एक्चुअल में, इसलिए आज हम रूप देखते हैं वो थोड़ा सा अलग है। दिख रहा है किसी को प्लेटिनम, दिख रहा है किसी को, ढूंढो ढूंढो, दिख रहा है प्लेटिनम किसी को, कहीं दिख रहा है क्या, मुझे तो नहीं दिख रहा। बाद में कहीं रखा होगा इसको किसी एक जगह पे। किसी को इस सारणी में प्लेटिनम दिख रहा है, दिख रहा है क्या, दिख रहा है, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, गंदी बात। ठीक है, तो इसका मतलब मोटी मोटी बात यह है कि गोल्ड के साथ में प्लेटिनम को रखना चाहिए था,
तो इन दोनों को साथ में रखने के बजाय इन दोनों को अलग अलग रख दिया, और इन दोनों को अलग अलग रखने के कारण हम कहते हैं कि तुमने बहुत गलत किया। जिन लोगों के गुणधर्म आपस में मैच नहीं कर रहे हैं तुमने उनको साथ में रख दिया, और जिन लोगों के गुणधर्म मैच कर रहे हैं उनको आपने अलग अलग रख दिया। इसका मतलब यह है बेटा कि इनके मॉडल के अंदर, इनके इस टेबल के अंदर यही सबसे बड़ी समस्या थी। 8वें में है सर, कहाँ है 8वें में? पैलेडियम है वो, पीडी, पीटी नहीं है, पीटी नहीं है, पीटी नहीं है, पीटी नहीं है, पीटी नहीं है। ठीक है, मजा आ गया? और बुराई करनी है? और बुराई करनी है क्या? तो इन दोनों के गुणधर्म मैच नहीं करते फिर भी साथ रख रखा है, और गोल्ड और प्लेटिनम के मैच करते हैं, इनको फिर भी अलग रख रखा है। दोनों ही आखिरी धातु हैं। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। एक और बात, मेंडलीव भाई साहब ने कहा था, आपने कहा था सर कि मैं परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रख रहा हूं, और उसके बाद मुझे एक जैसे तत्व प्राप्त हो रहे हैं, एक जैसे गुणधर्म वाले तत्व प्राप्त हो रहे हैं, उससे मैं टेबल बना रहा हूं। आपने ऐसा कहा था। बाद में आपने चीटिंग की। चीटिंग करता है बे। आपने कहा था कि आप ज्यादा द्रव्यमान वाले तत्वों को बाद में रखोगे और कम द्रव्यमान वाले तत्वों को पहले रखोगे। देख लो, 6, 9, 8, 10, 12, बहुत अच्छी बात है। आपने जो कहा सर जी, आपने वो किया नहीं। कहां नहीं किया? कोबाल्ट और निकल को चेक करिए। कोबाल्ट पहले रखा हुआ है और कोबाल्ट का द्रव्यमान है 58.93, निकिल का द्रव्यमान है 58.71। कोबाल्ट का द्रव्यमान निकल के द्रव्यमान की तुलना में ज्यादा है, फिर भी उसको पहले रख रखा है। हम बहुत नाराज हैं आपसे मेंडलीव। क्यों किया, क्यों दिया हमको आपने ऐसा धोखा? मेंडलीव ने एक्सप्लेन किया कि मैंने धोखा इसलिए दिया क्योंकि मेरा बाद में फोकस बदल गया था। मेरा फोकस ये था कि कोबाल्ट के साथ में जो बंदा मैच करता है वो उसके नीचे होना चाहिए, और निकल के साथ में जो बंदा मैच करता है वो उसके नीचे होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी मैच कराने के चक्कर में मैं अपनी बात पे रह नहीं पाया और मैं ज्यादा द्रव्यमान वाले को पहले ले आया। हमने कहा चलो ठीक है, इस बेवफाई की आपको क्या सजा दें, कुछ कर तो सकते नहीं हम। आप अपनी बात से मुकर गए। आपने कहा था कि आप ज्यादा द्रव्यमान वाले को पहले रखोगे और कम द्रव्यमान वाले को बाद में रखोगे। आपने ऐसा किया नहीं। इस बेवफाई को हम आपकी डीमेरिट मानेंगे, और आज के बाद पूरे इस जमाने में जब जब बच्चों को मेंडलीव की कमियां बताई जाएंगी, ये बोला जाए, ये बात बोला जाए। ठीक है सर। और एक जगह किया नहीं, बहुत जगह किया इन्होंने। आप ढूंढोगे तो आपको मिलेगा, इन्होंने ऐसा बहुत जगह किया था। काफी जगह ऐसी चीज देखने को मिली थी। बताऊं कहां पे? नीचे देखो, इन भाई साहब का और देखो, कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। बहुत जगह इन्होंने ऐसी गड़बड़ की थी। अब वो टेबल को बहुत ज्यादा गौर से देखने पर मिलेगी, पर ठीक है, एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि इन्होंने ज्यादा द्रव्यमान वाले को भी पहले रखा था। क्लियर? आगे बात करें। एक और है, धोबी का कुत्ता, हाइड्रोजन। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ये कहानी है। धोबी का जो कुत्ता है वो जब घर पे जाता है तो उसको बोलते भाग यहां से, घाट पे जा, तेरा मालिक घाट पे है। घाट पे जाता है तो वहां से बोलते भाग के घर पे जा, तेरा मालिक घर पे है। तो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ऐसे ही धोबी का कुत्ता है यहाँ पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के गुणधर्म लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम से भी मैच करते हैं, तो इसको इनके साथ रखना चाहिए। हाइड्रोजन के गुणधर्म फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ में भी मैच करते हैं, तो इनको इसके साथ भी रख सकते हैं। परंतु इसी कहावत के हिसाब से अगर घर पे जाए तो घाट पे भगा दिया जाता है, घाट पे जाता है तो घर पे भगा दिया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों ही जगह उसको रहना पड़ेगा, और दोनों जगह रख नहीं सकते एक साथ। अगर घर पे है तो घाट पे नहीं है, घाट पे है तो घर पे नहीं है। अगर हाइड्रोजन के गुणधर्म लिथियम से भी, लिथियम वाले समूह से भी मैच कर रहे हैं और फ्लोरीन वाले समूह से भी मैच कर रहे हैं, तो यहां रखा तो वो नाराज, वहां रखा तो ये नाराज। तो मेंडलीव डिसाइड ही नहीं कर पाए कि इनको कहां रखना है।
मेंडलीव डिसाइड ही नहीं रख पाए कि इनको कहाँ रखना है। समझ गए? तो हाइड्रोजन ने भी काफी हंगामा मचाया, काफी भसड़ मचाई इसने भी, और इसके कारण भी मेंडलीव की इज्जत थोड़ी सी खराब हुई। उनकी उनकी तो इज्जत खराब नहीं, उनको तो अच्छा वैल्यू है, उनकी आवर्त सारणी की इज्जत थोड़ी सी खराब हुई। एक और चीज, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक एक जैसा, परमाणु द्रव्यमान अलग अलग, उनको हम समस्थानिक कहते हैं। तो हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक हैं, उनसे पूछा गया भाई आपकी आवर्त सारणी के हिसाब से इनको कहां रखा जाए। आपकी आवर्त सारणी कहती है, आपकी आवर्त सारणी कहती है कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो इस हिसाब से तो पहले ये वाला हाइड्रोजन आना चाहिए, फिर ये वाला आना चाहिए, फिर ये वाला आना चाहिए। क्या ऐसा कर दें हम? तो जब पूछा गया उससे कि ऐसा कर दें क्या सर हम, तो उसने कहा कि नहीं 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 नहीं, समस्थानिकों के लिए मेरे पास अभी कोई पॉइंट नहीं है कि समस्थानिक को कहां पे रखा जाए। तो हमने कहा अरे भैया पकड़े गए, अब क्या करोगे? बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, माफ करो, इसको मेरी डीमेरिट्स में लिख देना, मेरी कमियों में लिख देना, और बच्चों को पढ़ाते रहना। सही है? तो हमने वही किया, हमने कह दिया समस्थानिकों को उचित स्थान नहीं दे पाए मेंडलीव भाई साहब, और उनको हम इनकी कमी के रूप में देखते हैं आज तक। बढ़िया। चलो, अब हमारा समय आ गया है कि हम लोग खटाखट सब कुछ पढ़ लें। क्या पढ़ेंगे सर? देखो, इस सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर और 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, बता दिया मैंने आपको। ऊर्ध्वाधर खानों को उन्होंने वर्ग का नाम दिया, और क्षैतिज खानों को उन्होंने आवर्त का नाम दिया। ये बात मैंने आपको बता दी, ये टेबल आपके सामने है ही पूरी की पूरी। अब जो पढ़ा है उसको समझ लो। आवर्त, प्रथम आवर्त, अभी सारे नाम है कि प्रथम आवर्त को लघुतम आवर्त कहते हैं, दूसरे वाले को लघु कहते हैं, चौथे और पांचवे को ये कहते हैं, छठे को ये कहते हैं, सातवें को ये कहते हैं, वगैरह वगैरह, ये सब ऐसे ही है। पढ़ लेना इसको, नॉर्मली पढ़ते समझ में आ जाएगा। वर्ग में भी ऐसे ही 8 वर्ग हैं, रोमन संख्या 1 2 3 4 है। उसके बाद 1 से 7 तक हमने उपवर्गों में विभाजित कर रखा है, ए और बी में। और 8 के अंदर कुल 9 तत्वों के 9 तत्व हैं, 3 3 के समूह हैं, ये भी ठीक है। शून्य वर्ग में अक्रिय गैसें, बाद में पता है अक्रिय गैसों की खोज बाद में हुई थी, तो हमने अलग से कॉलम बना दिया जीरो ग्रुप के नाम से, और इस टेबल के अंदर उनको अलग से ऐड कर दिया गया था। ठीक है? शून्य समूह को समान अंतराल में संशोधित मेंडलीव आवर्त सारणी में रखा गया था। इस आवर्त सारणी को बार बार क्या किया गया, इसको अपडेट किया गया। जैसे एंड्रॉइड के अपडेट आते हैं ना, जैसे विंडोज के अपडेट आते हैं, एप्पल के अपडेट आते हैं, उस तरह से इनकी आवर्त सारणी को भी अपडेट करके हम लोगों ने घुसा दिया हमारा ये अक्रिय गैसों वाला समूह। ठीक है, इट्स ओके। मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष, अरे भाई दोष ही पढ़ा रहे हो सीधा, क्या बात है। पहला, हाइड्रोजन की स्थिति, परेशान हो गए, समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया। समस्थानिकों को आवर्त सारणी में परमाणु भार के आधार पर अलग अलग स्थान मिलने चाहिए थे, परंतु व्यवस्था सारणी में नहीं है। लेंथेनाइट एक्टिनाइट के बारे में पता नहीं चला, इनके बारे में आपको अभी कुछ नहीं पता, इसलिए मैंने इनका नाम अभी नहीं लिया। आने वाले समय में आप इनके बारे में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। और एक और बात, एक ही वर्ग के अंदर जो तत्व हैं उनकी संयोजकता बराबर होती है, बात मैंने आपको बताई दी थी। ठीक है? एक ही वर्ग के उपवर्ग ए और बी के बीच में संयोजकता के अतिरिक्त कोई समानता नहीं है। मतलब इन्होंने टुकड़े किए थे ना ए और बी के, उनके अंदर किसी प्रकार की कोई समानता अपन को दिखाई देखने को नहीं मिली। वर्ग के वो तत्व जो एक दूसरे से भिन्न आचरण करते हैं उनको संक्रमण तत्व कहते हैं, उदाहरण के लिए वगैरह वगैरह। हाइड्रोजन को 1A और 2A दोनों वर्गों में रखा गया, ये भी इनकी कमी थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिता, अब इसमें 2 3 पॉइंट लिखे हुए नहीं है, वो आप अपने हाथ से खुद नोट कर लेना। वो पॉइंट बेटा जी ये थे जो मैंने आपको बताया कि जिन तत्वों में समानता है उनको अलग अलग रख रखा था, और जिनमें समानता नहीं है उनको एक जगह रख रखा था। उपयोगिता तो यही है कि हम लोगों को इन्होंने काफी कुछ बताया था परमाणु भार के बारे में वगैरह वगैरह। तो भारों, गलत भार जो थे, परमाणु भार थे, उनको ठीक किया इन्होंने, और परमाणु भार के बारे में एक अच्छी खासी जानकारी जो है इस टेबल से हमको प्राप्त होती है। उसके बाद उन्होंने खाली जगह छोड़ दी थी, ये बहुत अच्छी बात थी। रिक्त स्थान छोड़ने से बहुत मजा आ गया। एका सिलिकॉन, जिसकी खोज बाद में जर्मेनियम के रूप में हुई थी। एका बोरोन, स्कैंडियम के रूप में उसकी खोज हुई थी। एका एल्यूमिनियम, गैलियम तत्व के रूप में इसकी खोज हुई थी। उनके गुणों की व्याख्या इन्होंने भविष्यवाणी के तौर पर पहले ही कर दी थी, ये बात मैंने आपको बताई दी है। ये वाली कहानी है सारी, सही है। अब ये एक और देख लो। अब हाँ, जो मैं आपको कह रहा था वो ये कि एक ही वर्ग के दोनों उपवर्गों ए और बी में संयोजकता को छोड़कर के कोई भी समानता नहीं है, फिर भी उन्हें एक ही वर्ग में रखा गया, ये कमी थी, ये कमी बताई जा रही है। तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने का पूर्णतः पालन नहीं किया गया, बता ही दिया था मैंने आपको।
कोबाल्ट का ज्यादा है, फिर भी उसको निकल से पहले रख रखा था। गलत बात, गंदी बात। उत्कृष्ट गैसों की स्थिति सही नहीं है, ठीक है। हाँ, इन भाई साहब के बारे में इन्होंने इतना अच्छा काम किया तो हम थोड़ा सा इनकी इज्जत करते हैं। और अब इन्होंने जो भी किया, हम उस बातों को, इनके बारे में कुछ रोचक तथ्य जान लेते हैं। सबसे पहला, इनका पूरा नाम दमित्री इवानोविच मेंडलीव था। क्या बात है। इनका जन्म रूस में तोबालस्क नामक जगह पर 1834 में हुआ था। इनकी नियुक्ति पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के रूप में हुई थी। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री लिखी थी। वैज्ञानिक रेमसे ने क्रिप्टॉन और जिनॉन की खोज की थी। तो ये इनके बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें मैंने आपको बताई। 1890 में उन्होंने प्रोफेसर के पद से त्यागपत्र दे दिया था। त्यागपत्र देने के बाद में उन्होंने बाट और माप न्यूरो के निदेशक के पद में अपना काम किया। जीवन के अंतिम क्षणों में वो शोध के क्षेत्रों में लगे रहे। 1907 में उनका देहांत हो गया। और हाँ, एक बात और, इनकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए परमाणु क्रमांक 101 वाला जो है उनका नाम मेंडेलिवियम रखा गया इन्हीं वैज्ञानिक के नाम पर। और आप ध्यान रखें, इन्होंने केमिस्ट्री को मेंडलीव आवर्त सारणी दी और हम लोगों ने इनको रिस्पेक्ट के तौर पर, इनको इज्जत देने के तौर पर एक तत्व का नाम इन्हीं के नाम पर रख दिया। तो एग्जाम में अगर कोई आपसे पूछे कि मेंडलीव के नाम पर किस तत्व का नाम रखा गया है, तो 101 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का नाम मेंडेलिवियम इन्हीं के नाम पे रखा गया है। और नाम देकर के अमर कर दिया, जबकि खोज इन्होंने नहीं की थी। खोजकर्ता ग्लेन टीसी बर्ग थे। मेंडलीव पे आवर्त सारणी के प्रकाशन तथा गैलियम और जर्मेनियम तत्वों की खोज नहीं हुई थी। उन्होंने एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के नीचे एक एक रिक्त स्थान छोड़ा और इन तत्वों का एका एल्यूमिनियम एका सिलिकॉन का। ये भी उनके बारे में काफी अच्छी बात है कि उन्होंने अच्छी खासी भविष्यवाणी की थी। तो इसी मान सम्मान के साथ मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। अब अगली क्लास में आपको अच्छे से पता है कि मेंडलीव जो है उनकी आवर्त सारणी में क्या कमी थी, वो परफेक्ट नहीं थे। अब परफेक्ट कौन था, आधुनिक आवर्त सारणी तक हम कैसे पहुंचे, इसका बहुत विस्तार में अध्ययन अगली क्लास से सभी के साथ मिलकर के किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास में बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है, आप लोग सभी क्लास को एंजॉय करो। अगर ऐसा है तो आपको लाइक करना है, जितने बच्चे ये देख रहे हैं उन सबको लाइक करना है। आप सभी को कमेंट करना है। आज कमेंट में हम कभी भी गलत बातें नहीं लिखते, हम कमियां नहीं लिखेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी की पॉजिटिव बात, जो अच्छी बात थी, वो आप उनकी जो है कमेंट सेक्शन में लिखोगे। दूसरी बात, जो मेंडलीव का आवर्त नियम था, वो पूरा आवर्त नियम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि तत्वों के भौतिक रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। ये आप सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। यही आपका छोटा सा प्यारा सा मुन्ना सा होमवर्क है। आपको ऐसी क्लास में मजा आता रहे, आगे ऐसे ही फुल एनर्जी के साथ हंसते खेलते हम पढ़ते रहें, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को अपने स्टेटस पर लगाइए, ग्रुप्स में भेजिए, सबको चैनल के बारे में बताइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे चैनल से पढ़ सके और हमारा परिवार और बड़ा हो सके। बाबा जय हिंद, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। जय हिंद।